9.1 वाले क्वेश्चन को अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, फिबोनाची वाला फिर से पूछ रही हैं। और फर्स्ट ऑफ ऑल एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो सबके साथ डिस्कस करना ज़रूरी है। फटाफट से कुछ बातें, जब मैं कैमरे के साइड जब आपको विजिबल होगा, जब मैं आपको ठीक है कैमरे के साइड हूँ तो आप मैसेज मत करिएगा या ठीक है आज कर लेना, आज तो मैंने लैपटॉप लॉगिन कर रखा है, ठीक है मैं मैसेज पढ़ लूँगा, चलो कोई बात नहीं। ओके, माइक्रोफोन अपना बंद रखिएगा, ठीक है, मुझे वॉइस मिस नहीं देगी। आप जो भी बात होगी, जो भी आपको कुछ कहना होगा तुरंत मैसेज कीजिएगा, ठीक है, मैं मैसेज से ही कम्युनिकेट करूँगा। एक प्रॉब्लम है जो बहुत सारे स्टूडेंट्स मैसेज कर रहे हैं, मोबाइल डेटा की प्रॉब्लम। सर इतनी क्लासेस हैं और देखिए मोबाइल डेटा तो खर्च हो गई है, ठीक है, आप जो भी पॉसिबल हो, जो भी अगर आप अपने सिम पोस्ट पेड करा पाएँ, अगर 3 GB डेटा पर डे में काम हो जा रहा है, आई थिंक मोबाइल कंपनीज अच्छा ठीक है मंगल देखते हैं, ठीक है मंगल देखते हैं। आई थिंक जो फ़ोन कंपनीज हैं वो 3 GB पर डे डेटा ही देती हैं, जहाँ तक कि मुझे मालूम है। अगर किसी पर्टिकुलर टेलीकॉम कंपनी कुछ ज़्यादा देती हो तो बात अलग है, बट जहाँ तक कि मैं एयरटेल जियो का जानता हूँ, वो मैक्सिमम प्रीपेड प्लान्स में मैक्सिमम पर डे 3 GB डेटा देते हैं। और अगर आपके यहाँ इंटरनेट स्पीड अच्छी है, 200 kbps 300 kbps अगर स्पीड आती होगी, तो 3 GB डेटा कम पड़ जाएगा 3-4 क्लासेस के लिए, 4 क्लासेस के लिए शायद 3 GB डेटा कम पड़ जाएगा। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इशू है, ये प्रॉब्लम है। बट मैं फ़िलहाल यही सजेस्ट करूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा डेटा जो भी पॉसिबल हो सकता है, ठीक है, उसके लिए महीने में आपको हो सकता है 300-400 रुपये भी अगर खर्च हो रहे हैं तो यार डलवा लो। आप ये अंशुमान पांडे, गुड मॉर्निंग, आप ये समझ लो कि किसी पर्टिकुलर टाइप की फ़ीस है, समझ लो ट्रांसपोर्ट फीस लग रही मेरी, कुछ भी समझ लो, बट है ना। सो आप लोग मंथली 200-250 रुपये तो मोबाइल डेटा के लिए और पहले खर्च कर ही रहे थे। अब आप ये समझ लो उसमें 100-150 रुपये की इंक्रीमेंट है, 200 रुपये और लगेंगे बस, ठीक है। बट ये मोबाइल डेटा होता की वजह से आपकी पढ़ाई रुके, ये भी तो अच्छा नहीं है ना। सिर्फ एक मोबाइल डेटा की वजह से आपकी पढ़ाई किसी वजह से रुके, ये भी तो अच्छा नहीं है। तो ज़्यादा से ज़्यादा मोबाइल डेटा रखिए। अगर एक सिम में कम पड़ रहा हो तो 2 सिम यूज़ कीजिए, बट ठीक है। हाँ, कुछ बातें हैं आपको मैं कह सकता हूँ, अगर डेटा ज़्यादा कंज्यूम हो रहा हो, अगर ज़्यादा रजत यादव गुड मॉर्निंग, अगर डेटा ज़्यादा कंज्यूम हो रहा हो तो आप कैमरा ऑफ रख सकते हैं। वैसे स्कूल ने ये कहा है कि सारे स्टूडेंट्स कैमरा ऑन रखेंगे, बट अगर आप कैमरा और कैमरा अगर अपना भी कैमरा ऑन रखेंगे तो मुझे भी देखेंगे दोनों, तो अपलोडिंग और डाउनलोडिंग दोनों डायरेक्शन जो है डेटा कंज्यूम होगा, ठीक है। अगर आप अपना वीडियो भी ऑन करेंगे तो आपकी इन्फॉर्मेशन है ना, आपको अपना डेटा मुझे अपलोड करना पड़ेगा इस सर्वर पर इधर ला करके, और अगर आप मुझे देख रहे हैं तो यहाँ वाली इन्फॉर्मेशन आपका फ़ोन रिसीव करेगा, तो फिर दोनों तरीके से डेटा कंज्यूम होगा। तो मैं ये बस कह सकता हूँ कि डेटा सेव करने के लिए आप अपना कैमरा बंद रख सकते हैं, ठीक है। बस मैं जब कहूँगा स्विच ऑन करने के लिए, मतलब कैमरा ऑन करने के लिए, तो आप कर लेना, बस एक बार सुन करके, है ना, दिमाग मत घुमाना कर। इससे ज़्यादा मंगल मैं मोबाइल डेटा वाली प्रॉब्लम को लेकर के कुछ कह नहीं सकता। बस यही कह सकता हूँ कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा है ना डेटा सेव करके रखना होगा और उसको क्लासरूम में यूटिलाइज़ करना पड़ेगा। 3 GB अगर कम पड़ रहा हो तो दूसरी सिम खरीदिए। मगर मोबाइल, मैं यही कहूँगा बार बार, मैं मानता हूँ कि ये कहना सही अपने आप में ये एक हेक्टिक चीज़ है, मगर आप ये बात ध्यान रखिए कि इस समय हमारा कंप्लीट प्लेटफॉर्म, स्कूल कोचिंग ये सब नहीं है, इस समय हमारा पूरा कंप्लीट प्लेटफॉर्म हमारा सेलफोन है, ठीक है। अब अगर मोबाइल डेटा की वजह से हमारी पढ़ाई रुके या मोबाइल डेटा की वजह से हमारी पढ़ाई ख़राब हो, वो बिल्कुल अच्छी बात नहीं है, वो बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। सिर्फ एक मोबाइल डेटा की वजह से मैं पढ़ ना पा रहा। एक स्टूडेंट से मेरी एक महीने पहले तकरीबन बात हुई थी, मैं थोड़ा सा उसके ऊपर ज़्यादा ही गुस्सा गया था, क्लास 12th का था। वो कह रहा सर मेरा 1.5 GB डेटा कंज्यूम हो जाता है इसलिए मैं पढ़ नहीं पा रहा। मतलब वो 3 महीनों से इसलिए नहीं पढ़ रहा था क्योंकि उसका 1.5 GB डेटा कंज्यूम हो जा रहा है। अरे भाई बस करो और समझ जाओ बात को, ठीक है।
चलिए, आई होप आप मेरी बात समझें, ठीक है। स्कूल अगर इतना एफर्ट डाल रहा है आपकी पढ़ाई को लेकर के, तो आपको भी थोड़ा एफर्ट डालना पड़ेगा। हम भी एफर्ट डाल रहे हैं, ठीक है, आपको भी करना पड़ेगा थोड़ा सा। और एग्जाम्पल नंबर 6 देख ही लेते हैं फटाफट से। एग्जाम्पल नंबर 6 ऑफ एनसीईआरटी, मैं बता दूं ये पेज नंबर 182 पर है, पेज नंबर 182। आई होप आपके पास बुक हो। एग्जाम्पल नंबर 6 में क्या लिखा हुआ है? द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ टू अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस, द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ टू अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस, दो अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस हैं, टू एपीज हैं, और उनके n टर्म्स के सम का रेशियो 3n+1। अच्छा, ये Sn जो है पहली एपी के n टर्म्स का सम है, एंड Sn डैश इज Sn डैश corresponds to sum of first n terms of second एपी। दो एपी है हमारे पास, पहली एपी के n टर्म्स का सम Sn है, एंड सेकंड एपी हैज sum of first n terms is Sn डैश। और ये रेशियो ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में, 3n+8 अपॉन 7n+15। This is already given, and we have to find the ratio of the 12th term. We have to find this En upon En dash, En upon En dash। तो ये तो हमें फाइंड करना है, इसको साइड पर रख दीजिए, बात में करते हैं। ये जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है क्या हो जाएगा? n/2 2a1 प्लस n-1 इंटू d1 अपॉन n/2 2a2 प्लस n-1 इंटू d2। अब ये a1 d1 कौन है? a1 एंड d1 आर respectively first term and the common difference of first AP, and A2 and D2 are respectively the first term and common difference of the second AP। बिल्कुल सीधी चीज, दो AP हैं, पहली AP के n टर्म्स का सम ये है, दूसरी AP के n टर्म्स का सम ये है, और इनका रेशियो दिया हुआ था 3n+8 अपॉन 7n+15। And we have to find the ratio of the 12th terms, and we have to find the ratio of the 12th terms। Okay, yes। आपको दूसरी मेथड से सॉल्यूशन चाहिए। मेथड है तो, बट वो इफेक्टिव हो गया नहीं है। सॉरी मगर मुझे कोई दूसरी मेथड तो नहीं दिखाई दे रही है। अगर मैं a1 की वैल्यू यहाँ 4 वेरिएबल्स हो जा रहे हैं, अगर एक ही एपी की बात हो रही होती तो शायद एक दूसरी मेथड लग जाती, बट यहाँ दो अलग अलग एपीज हैं, तो मुझे अगर किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल करके भी उसमें पुट करूँ तो भी सिचुएशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी, सिचुएशन काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। मैं एक ऑप्शन दे देता हूँ, ठीक है, बट इसको ये थोड़ा लेंदी जाएगा। मैं एक ऑप्शन दे रहा हूँ, आप ये जो डिनोमिनेटर है 2a2 + n-1 × इसका इधर मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, ठीक है, और यहाँ से a1 की वैल्यू निकालिएगा, सिर्फ a1 की, आप यहाँ से सिर्फ a1 की वैल्यू निकालिएगा और बाकी सारी चीज़ें उधर ट्रांसफर कर दीजिए। सिर्फ a1 की वैल्यू निकालिएगा, बाकी सारी चीज़ें उधर ट्रांसफर कर दीजिए।
और उस A1 की वैल्यू को यहाँ पुट करना होगा। अगर ये सिंप्लीफाई हो गया, ठीक है, तभी आप रेशियो ला पाएंगे। अगर सिंप्लीफाई हो गया तो मुझको सिंप्लीफाई होता दिख नहीं रहा है, ठीक है, मुझे सिंप्लीफाई होता दिख नहीं रहा है, बट अगर आप अच्छा, हाँ बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, एन की एक वैल्यू पुट करनी होती है, ये बात एकदम सही कह रहे हैं आप। नीतीश राय कह रहे हैं पुट n इक्वल टू 23। नीतीश आपको मालूम है ना 23 ही क्यों रख रहे हैं वैल्यू, आपको मालूम है ना 23 ही क्यों रख रहे हैं वैल्यू। तो मंगल, जैसा कि आपने कहा कि आपको दूसरा सॉल्यूशन चाहिए, तो दूसरा सॉल्यूशन मुझे काफ़ी लेंथी दिखाई दे रहा है, मगर फिर भी मैं आपको बता दूं, आप इस डिनोमिनेटर का इधर पूरा मल्टीप्लाई कीजिएगा, ये n-1 d1 को उधर भेजिएगा, और A1 की सिर्फ A1 की वैल्यू निकालनी होगी आपको इस इक्वेशन से, और उस A1 की वैल्यू आप यहाँ पुट करके देखिएगा। ये थोड़ा लेंथी दिखाई दे रहा है और मुझे वैल्यू पुट करने का कोई फ़ायदा भी नज़र नहीं आ रहा है, बट हो सकता है कि ये सॉल्व हो जाए, तो आप चाहें तो थोड़ा सा रफ वर्क कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल के लिए वही चीज़ें डिस्कस कर दे रहा हूँ। मैं फ़िलहाल के लिए जो सोल्यूशन है, जो तरीका है इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का, मैं वो डिस्कस कर दे रहा हूँ फटाफट से। हमसे पूछा गया था टू फाइंड द रेशियो ऑफ 12 टर्म्स। 12 पहली एपी का 12 टर्म क्या होगा, a प्लस A1 प्लस 11 d1, और दूसरी एपी का 12 टर्म क्या होगा, है ना, A2 प्लस 11 d2। मतलब हमको ये रेशियो चाहिए, A1 प्लस 11 d1 अपॉन A2 प्लस 11 d2। अब देखिए यहाँ पर 2A1 है। अब देखिए ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन n की वैल्यू के लिए ट्रू होगी, ये इक्वेशन n की किसी पर्टिकुलर वैल्यू के लिए ट्रू होगी। मतलब अगर मैं n की वैल्यू यहाँ 2 रखूँ, अगर मैं n की वैल्यू 2 रख दूँ और n की वैल्यू यहाँ भी 2 रख दूँ, तो LHS और RHS इक्वल आएगा। यही ये इक्वेशन यही कह रही है क्या, ये इक्वेशन n की इस हर पर्टिकुलर वैल्यू के लिए ट्रू होगी। अगर मैं n की वैल्यू यहाँ 10 रख दूँ, n की वैल्यू यहाँ 10 रख देना और n की वैल्यू यहाँ 10 रख देना, उससे LHS और RHS दोनों इक्वल आएंगे। अगर मुझको पहली एपी का A1 D1 मालूम होता, अगर मुझे दूसरी एपी का A2 D2 मालूम होता, तो ये इक्वेशन n की हर वैल्यू के लिए ट्रू होती। n की वैल्यू 2 रखूंगा तो LHS RHS बराबर आता है, n की वैल्यू 5 रखूंगा तो LHS RHS बराबर आता है। हमको n की ऐसी वैल्यू यहाँ पर रखनी है कि ये जो रेशियो है 2A1, ये जो रेशियो है ये ऐसा बन जाए A1 प्लस 11 D1 अपॉन A2 प्लस 11 D2। हमें यहाँ n ऐसी वैल्यू रखनी है कि ये रेशियो ऑटोमेटिकली बिल्कुल इसमें कन्वर्ट हो जाए, क्योंकि मुझे ये फाइंड करना है। ये बस थोड़ा जुगाड़ है मैथ्स में, आप ऐसा क्या इसमें करें कि इसकी शक्ल बिल्कुल ऐसी बन जाए। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि यहाँ 2A1 लिखा हुआ, यहाँ 2A1 लिखा हुआ। अगर बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे से ये D1 के साथ 11 लिखा हुआ, तो आप यहाँ 12 रख लीजिए, 12 माइनस 1 करेंगे तो 11 आ जाएगा। लेकिन 11 ही नहीं रखना है, यहाँ से 2 हटाना भी है, 2 कॉमन भी लेना पड़ेगा। तो हमको यहाँ अगर 11 चाहिए तो मुझको उसका डबल लाना पड़ेगा, 22 लाना पड़ेगा। यहाँ n-1 जो है वो 22 लाना पड़ेगा, तब मैं जब 2 कॉमन लूँगा तो A1, आप समझिए बात को, वो बात समझ रहे हो, अब मैं मुझको n-1 को 22 लाना पड़ेगा। जब n-1 22 आएगा तब मैं 2 कॉमन लूँगा तो अंदर बचेगा A1 प्लस 11 D1, यानी कि ये। जस्ट यूज़ योर कॉमन सेंस, ओके। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि कोई बड़ी मैथमेटिकल थ्योरी यूज़ हो रही है। अब मुझको n-1 22 लाना है तो n की वैल्यू 23 पुट करनी पड़ेगी, इसीलिए हम n की वैल्यू 23 पुट कर रहे हैं। 23 में से बन जाएगा 22 D1 इज इक्वल्स टू, यहाँ पर भी 23 रख दीजिए, 22 होगा, यहाँ पर 23 रख दीजिए, 3 इंटू 23 प्लस 8 अपॉन 7 इंटू 23 प्लस 50। अब बड़ा सिंपल सा काम है, 2 कॉमन ले लेंगे हम, 2 कॉमन ले लेंगे, A1 प्लस 11 D1 अपॉन A2 प्लस 11 D2। यहाँ से जो 2 कॉमन लेंगे, यहाँ से जो 2 कॉमन लेंगे वो कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पर जो कुछ भी है वो आप खुद से सिंप्लीफाई कर लेंगे। 3 इंटू 23 प्लस 8 अपॉन 7 इंटू 23 प्लस 50, यही आपका आंसर आएगा।
ये रेशियो जो भी होगा वही हमारे 12th टर्म का रेशियो होगा। ये रेशियो जो भी सिंप्लीफाई होकर क्या है वही 12th टर्म का, पहली एपी और दूसरी एपी के 12th टर्म्स का रेशियो होगा। और देखिए बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था ये, 1 2 3 4 4 5 स्टेप लगा और खत्म हो गया। और दूसरी मेथड यार काफ़ी लेंथी दिखाई दे रही है, और मुझको सबसे बड़ी बात ये लेंथी से प्रॉब्लम नहीं है, मैं पेन चला लेता, थोड़ा टाइम दे लेता, मगर मुझको वो सॉल्व होती भी नहीं नजर आ रही है। समझ लो, पूरी क्लास भी कंज्यूम हो जाए और क्वेश्चन सॉल्व भी ना हो। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया और क्वेश्चन समझ में आया, और स्पेशली इस तरह के क्वेश्चन को कैसे डील करना है ये भी समझ में आया, क्यों हम एन की वैल्यू 23 पुट कर रहे हैं। आई होप ये सब बातें समझ में आई। चलो फटाफट से अरिथमेटिक मीन वाला टॉपिक शुरू कर देते हैं। फटाफट से अरिथमेटिक मीन वाला, मैं इसको इरेज कर दूं? Should I erase this? Okay. ठीक, मैं भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप थोड़ा सा, मतलब नोट ना कर पाए। देखिए कई बार ऐसा होता है ना कि कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने का हमने कभी, अगर आपने 10th में लगाया इस टाइप का क्वेश्चन तब तो ठीक है, अगर आपने नहीं लगाया होगा, जिसने भी पहली बार ये क्वेश्चन देखा होगा, ठीक है, जिसने भी पहली बार ये क्वेश्चन होगा खुद देखा होगा, उस खुद से सॉल्व नहीं हुआ, चाहे जिस जो भी परसेंटेज हो, कोई भी बहुत क्लास में उस क्लास में स्कूल में जो सबसे तेज स्टूडेंट भी होगा, उसने भी अगर ये क्वेश्चन देखा होगा सबसे पहली बार जब देखा होगा 10th में, उससे पहले अटेम्प्ट में नहीं सॉल्व होगा। हाँ, एक बार जब आपको मालूम चल गया कि ऐसे क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है, तो उसके बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स है ना कंफर्टेबल हो जाते हैं इस तरह के क्वेश्चन। मगर ये ध्यान रहे कि कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं मैथ्स में, ठीक है, और उसको लेकर के कभी परेशान नहीं होना चाहिए आपको, जिनका तरीका है, जिनको सॉल्व करने का जो ढंग है वो थोड़ा यूनिक होता है और वो एकदम से दिमाग में नहीं आता। तो ये जो क्वेश्चन है ये अक्सर स्टूडेंट्स को परेशान करते हैं, मगर एक बार सॉल्व हो जाने के बाद ना बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है, जब तक ये पहले अटेम्प्ट के बाद उसके बाद एकदम सिंपल हो जाता है। Is this applicable for any AP as a result? ये तो श्रेयांशु इसको एज अ रिजल्ट नहीं कह सकते ना, ये तो एक कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन था श्रेयांशु, ये इसको है ना एज अ रिजल्ट एज अ स्टैंडर्ड कोई नहीं कह सकते ना, ये तो कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन था। हमको एक कंडीशन दी गई थी कि हमारे पास 2 APs हैं और उनके n टर्म्स का सम 3n + 8 7/7n + 15 ऐसा कुछ था। उस कंडीशन पर या ऐसी AP जिसके n टर्म्स का रेशियो वही रहे, उस गिवन कंडीशन के अंदर आप इसको एक रिजल्ट की तरह यूज कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ उन्हीं 2 पर्टिकुलर APs के लिए जिनके n टर्म्स का रेशियो, n टर्म्स के सम का रेशियो जो गिवन था वही हो, सिर्फ उसी पर्टिकुलर कंडीशन में आप इस ये जो कुछ भी हम लोगों ने किया इसको एज अ रिजल्ट यूज कर सकते हैं। बट एक वो जनरल रिजल्ट होगा नहीं। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही है। क्वेश्चन नंबर 14 ऑफ चलिए 14 हम लोग कल करेंगे। नीतीश राय, मैं अब बाद में आए क्या? चलिए ठीक है, बोलो 15 वाला अभी सॉल्व हो जाएगा यार। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ा, अर्थमेटिक मीन पढ़ा लेंगे। चलो ध्यान दो, एक टॉपिक कर लेते हैं, मैं डाउट्स कल फिर ले लूँगा एपी के, डोंट वरी। ठीक है, 9:30 हो गया, फटाफट क्लास खत्म हो जाएगी। बिल्कुल माइंड मत कीजिएगा कि मेरा क्वेश्चन नहीं बताया, मेरा क्वेश्चन अरिथमेटिक मीन।
वेरी सिंपल, बहुत अच्छे से समझिए बात को। नंबर या नंबर्स, एक नंबर हो या एक से ज़्यादा हो, दैट आर इंस्क्राइब्ड बिटवीन एनी टू रियल नंबर्स, यहाँ गिवन एनी टू गिवन real numbers such that the obtained sequence form an arithmetic progression is or called arithmetic mean between numbers। ये लाइन पढ़ कर समझ में आने वाला, ये बस फॉर्मेलिटी लिखना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए आपके पास दो रियल नंबर्स है, फॉर एग्जांपल 2 and 6। ये मैं बड़ा सिंपल सा एग्जांपल है, और आपको ये हम लोगों ने क्लास 9th में किया गया था, फर्स्ट एक्सरसाइज होती थी इंसर्ट वन रेशनल नंबर बिटवीन दो रेशनल नंबर दिया रहता है, इंसर्ट वन रेशनल नंबर, इंसर्ट थ्री रेशनल नंबर, ऐसे करके एक क्वेश्चन आता था, है ना। अगर आपको याद हो क्लास 9th में, ठीक है, और स्पेशली अगर आप सीपीएस से पढ़े हो या आर एस अग्रवाल अगर आपने सॉल्व की हो, क्लास 9 में पहली एक्सरसाइज में हाँ बिल्कुल एक क्वेश्चन आता था, उसमें ये कहते थे इंसर्ट टू रेशनल नंबर थ्री रेशनल नंबर बिटवीन, और दो रेशनल नंबर हमें गिवन रहते थे बिटवीन गिवन टू रेशनल। तो यहाँ पर भी कुछ वही सिनेरियो है, हमारे पास दो रेशनल नंबर गिवन है, हम उसको ठीक इनके बीच में, ठीक इनके बीचों बीच हमको एक नंबर फिक्स करना, एक नंबर फिक्स करना। हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देते हैं। हम लोग क्या करते थे कि इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो 2 + 6 अपॉन 2 + 6 अपॉन 2 8 अपॉन 2, और बीच में एक नंबर आ जाता था। हम कहते थे कि इन दोनों के बीच में जो रेशनल नंबर है, जो रियल नंबर है, वो 4। अब ध्यान दीजिए, अब हम इसी चीज वही बात जो हम लोगों ने 9th में पढ़ी उसको हम लोग दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। अगर हमारे पास कोई दो नंबर है, देखिए दो नंबर देख करके तो ये नहीं पता चलेगा कि ये एपी में है या नहीं, सिर्फ दो नंबर से तो कुछ नहीं पता चलेगा। जब एपी पहचानने के लिए, किसी भी सीक्वेंस को पहचानने के लिए कम से कम 3 नंबर्स तो होने चाहिए, तभी तो हम पहचानेंगे कि वो सीक्वेंस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या कोई और प्रोग्रेशन। कम से कम 3 टर्म्स होने चाहिए, तो इन दोनों को देख करके तो कुछ नहीं होगा। तो किसी भी दो नंबर के बीच में एक या एक से ज़्यादा ऐसे नंबर, दो नंबर्स के बीच में एक या एक से ज़्यादा ऐसे नंबर जिन्हें इंस्क्राइब करने पर ऑब्टेन्ड सीक्वेंस, जो पूरा सीक्वेंस बने, वो एपी बनता है। मान लीजिए अगर मैंने बीच में 4 लिख दिया, तो इस 4 की वजह से 2, 4 और 6 मिलकर के एक एपी बना दे रहे हैं, ठीक है। तो 4 को मैं कहूँगा अरिथमेटिक मीन बिटवीन 2 and 6, या अरिथमेटिक मीन ऑफ 2 and 6, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। अरिथमेटिक मीन और स्टैटिस्टिक्स का मीन, स्टैटिस्टिक्स में भी हम लोगों ने 9th 10th याद कीजिए, स्टैटिस्टिक्स में हम लोगों ने मीन पढ़ा है, एवरेज पढ़ा है, वही चीज़ होती है, ठीक है। अरिथमेटिक मीन बिटवीन 2 and 6। अच्छा, अगर हम लोग यहाँ एक सिंगल अरिथमेटिक मीन, एक सिंगल नंबर हमने इंसर्ट किया था। अच्छा, अगर मैं ऐसे लिखता 3, 4, 5, तो देखिए ये तीनों नंबर्स मिल करके इस पूरे सीक्वेंस को एपी बना दे रहे हैं। 2, 3, 4, 5, 6 कॉमन डिफरेंस 1 का है, ये एपी बना दे रहे हैं। तो ये तीनों 3 अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन 2 and 6, ये तीनों अरिथमेटिक मीन्स कहलाएंगे। हाँ, ये तीनों अरिथमेटिक मीन कहलाएंगे 2 और 6 के बीच में। लेकिन ध्यान रहे, जो भी नंबर आप इन दोनों 2 and 6 के बीच में जो भी नंबर आप इंसर्ट कर रहे हैं, वो नंबर्स फाइनली इस सीक्वेंस को एपी बना देना चाहिए उन नंबर्स को। कहने का मतलब ये है कि अगर आपने 2 और 6 के बीच में कुछ भी नहीं लिख देना है, 1 लिख दिया, 5 लिख दिया, इससे तो एपी बनी नहीं, है ना। तो ये कुछ नहीं है, ये बिना मतलब की बात है। तो अगर आपको आप ये डेफिनेशन और ये एग्जाम्पल दीजिए, आप ये डेफिनेशन और ये एग्जाम्पल दीजिए। Gopal, I got another way of solving question. Example, ठीक है, जो भी मेथड हो आपके पास, आप उसको व्हाट्सएप कर दीजिए। आप अपनी सारी मैथमेटिकल एक्टिविटी मुझसे शेयर कर सकते हैं, मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। वो जेन्युइन हो, फालतू हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, काम की हो, बिना काम की हो, जो भी आप अपनी रफ कॉपी पे कर रहे हैं, अगर आपको उसमें कुछ भी ज़बरदस्ती भी सही इंटरेस्टिंग लगता हो कि हाँ ये थोड़े बड़े अच्छा, मैंने कुछ खोजा है, मैंने कुछ अच्छा किया है, ठीक है,
तो आप इस तरह की चीज़ों को फिर से समझ सकते। आई होप अपनी बात समझ में आई हो। 2 और 6 के बीच में ऐसे नंबर जिन्हें इंसर्ट करने पर 2 और 6 के बीच में किसी भी दो रियल नंबर के बीच में ऐसे रियल नंबर जिन्हें इंसर्ट करने पर फाइनली ऑब्टेन सीक्वेंस से एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बना ले, उन नंबर्स को 3, 4, 5 जो भी आपने बीच में इंसर्ट किए हैं उन नंबर्स को आप अरिथमेटिक मीन है, उन नंबर्स को हम अरिथमेटिक मीन। तो आपकी बात समझ आ गई, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। तो ये तो बात होगी कुछ पर्टिकुलर एक पर्टिकुलर केस की कि आपने 2 ले लिया, 6 ले लिया और 2 और 6 के बीच में कुछ नंबर लगती है। लेकिन बहुत अटपटा हो जाता है अगर आपसे कोई कहे कि 1 और 2 के बीच में 3 अरिथमेटिक मीन इंसर्ट कीजिए, 3 अरिथमेटिक। तो पहले इन दोनों के बीच में कर लो, 1 और 2 के बीच में क्या आएगा 3/2। देखिए नाइन्थ याद कीजिए, नाइन्थ के पॉइंट ऑफ व्यू समझिए। 1 और 2 के बीच में क्या आएगा 3/2। इन दोनों को ऐड किया 2 से डिवाइड कर दो, ये एकदम बीचों बीच में 3/2 का मतलब क्या होगा 1.5। 1 में 0.5 ऐड करेंगे 1.5 आएगा, 1.5 में 0.5 ऐड करेंगे 2 आएगा। तो ये तीनों AP बना लिए। अगर ये तीनों AP बना लिए तो ये अरिथमेटिक मीन हो गया। अब इन दोनों के बीच में भी अगर आपको कोई नंबर चाहिए तो इन दोनों को ऐड करके फिर 2 से डिवाइड करेंगे, इन दोनों को ऐड करके फिर 2 से डिवाइड करेंगे। इन दोनों के बीच में अरिथमेटिक मीन चाहिए तो इन दोनों को ऐड करके फिर 2 से डिवाइड करेंगे। लेकिन ये प्रोसेस काफ़ी लेंदी है। अगर हमसे कहते हैं 2 नंबर्स के बीच में 5 या 6 अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करने के लिए, तब तो हम बीच में तो हम ऐड करते जाएंगे, डिवाइड करते तो बड़ा लंबा प्रोसेस है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग अपनी इस थ्योरी को, अपने इस लॉजिक को जनरलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। Let we have 2 real numbers A and B। हमारे पास बस 2 नंबर, जैसे 2 और 6 लिए थे वैसे ही मैंने A और B ले लिया और हमें इन दोनों के बीच में 1 नहीं, 2 नहीं, 5 नहीं, 10 नहीं, m अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करने हैं। We have to insert m अरिथमेटिक मीन, है ना, m अरिथमेटिक मीन m नंबर ऑफ टाइम्स अरिथमेटिक मीन्स इंसर्टेड बिटवीन A and B और उनके नाम क्या लिखे गए, पहला अरिथमेटिक मीन A1, दूसरा अरिथमेटिक मीन A2, तीसरा अरिथमेटिक मीन A3 एंड सो ऑन। तो फाइनल सिनेरियो क्या होगा, अगर ये बात सही कही गई है, जो कुछ भी हम असम्पशन कर रहे हैं वैसा कुछ हुआ है अगर, तो A और B के बीच में मैंने A1, A2, A3, A4 ऐसे ऐसे करके AM इतने अरिथमेटिक मीन इंसर्ट किए हैं। और अगर वाकई ऐसा किया गया है तो ये सब मिल करके क्या करेंगे, विल फॉर्म एंड A। अगर मैंने A और B के बीच में इतने सारे अरिथमेटिक मीन, और मैं इनको अरिथमेटिक मीन कह रहा हूँ, अरिथमेटिक मीन कह रहा हूँ, इसका मतलब इनको इंसर्ट करने के बाद ये जो ऑब्टेन सीक्वेंस है ये क्या बना होगा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बना होगा। हाँ या ना, यहाँ तक की बात एकदम क्लियर है कि नहीं, यहाँ तक की बात एकदम क्लियर है कि नहीं। भाई कहीं कुछ नहीं समझ में आए तो पूछ लेना, इससे ज़्यादा मैं बार बार नहीं कह सकता। चलिए अब फटाफट से ये देख लीजिए, मुझको कुछ ऐसा करना है, मुझे एक ऐसा फॉर्मूला डेवलप करना है जिससे मैं इस A1, A2, A3, A4 को एक पैटर्न के तहत मैं फाइंड करूँ, है ना। मुझे वो हिसाब ना करना पड़े, A और B को जोड़ा, 2 से डिवाइड किया, फिर मैं जनरल फॉर्मूला चाहता हूँ मैथमेटिकल मीन्स के लिए, मैं डायरेक्टली A1, A2, A3 जो मीन चाहूँगा वो डायरेक्टली निकाल। तो अगर हम कह रहे हैं कि ये सब AP बना रहा है, अगर हम कह रहे हैं कि ये सब AP बना रहा है, तो इस AP में कितने टर्म्स होंगे ये बता दीजिए।
बी को इनफाइनाइट नहीं रख सकते। बी को इनफाइनाइट, अगर हम दो रियल नंबर्स के बीच में अरिथमेटिक मीन इंसर्ट कर रहे हैं तो वो दोनों रियल नंबर्स फाइनाइट होने चाहिए। व्हाट डू यू मीन बाय बी इज इनफाइनाइट? ठीक है, आपके दिमाग में कुछ विद्युत चल रही हो तो मुझसे अलग से शेयर करें। अगर आपके दिमाग में कुछ चल रहा हो, किसी तरह का कुछ मैथमेटिकल एक्टिविटी चल रही हो, बी को इन्फिनिटी लेकर के, यहाँ अगर कुछ वो बी इन्फिनिटी की ओर अप्रोच करे या कुछ कोई पॉइंट और डिस्कशन करने के लिए, तो वो आप अलग से डिस्कस कीजिएगा मुझसे। खैर, इस अगर ये एपी बन रही तो इसमें कितने नंबर ऑफ टर्म्स होंगे ये मुझे बता दीजिए। हाउ मेनी नंबर ऑफ टर्म्स विल बी देयर? तन्मय अग्रवाल n+2, सुमित सिंह n टर्म्स। n कहाँ से आ गया भैया? n मिस्टर सुमित, n कहाँ से आ गया? n तो कहीं लिखा ही नहीं मैंने। तन्मय कह रहे हैं n+2 टर्म्स होंगे, और तन्मय का भी लॉजिक मुझे समझ में नहीं आया। और हाउ मेनी टर्म्स विल बी देयर इन दिस AP? ये A है, ये B है, और इसके पीछे मैंने M फॉर मैंगो, M अरिथमेटिक मीन्स इंसर्ट किए। श्रेयांशु कह रहे हैं m-1 एंड, और जल्दी लिखो, हाउ मेनी टर्म्स विल बी देयर इन दिस AP? अगर ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म कर रहा है तो उसमें कितने टर्म्स होंगे? यशदीप कह रहे हैं m+2। भाई m तो खाली इतना ही हो गया मंगल, ये a1 a2 a3 m तो खाली इतना ही हो गया। मैं तो पूछा इस यहाँ से लेके यहाँ तक AP में टोटल कितने टर्म्स होंगे? कहता याद है m+2, बिल्कुल m+2 टर्म्स होंगे। ये m तो यही हो गए, और एक ये और एक ये, दो m+2 टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन दिस AP m+2। अच्छा, अगर टोटल m+2 टर्म्स होंगे तो ये पहला टर्म, ये दूसरा टर्म, ये तीसरा टर्म, ये चौथा, ये पांचवा, और इस तरीके से ये m+2th टर्म, दिस वन विल बी m+2th टर्म, एंड p m+2 will be equal to b, m+2th term of the AP will be equal to b, which further means that, इसका फॉर्मूला लगा दीजिए, a plus m+2 minus 1 into d is equals to b। a क्या है? AP का फर्स्ट टर्म, d क्या है? कॉमन डिफरेंस, और m+2th टर्म निकाल रहे हैं, m+2 minus 1 into d। ओके, ये 2 में समझ चला जाएगा, बना जाएगा, और मुझको यहाँ से d की वैल्यू दिखाई दे रही है। देखिए a नहीं निकालना, a तो हमको मालूम ही था, ये दोनों नंबर हमको ऑलरेडी मालूम है, हम d निकाल लें, d की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से। ओके, b माइनस a अपॉन, दो में से चला गया है m+, भाई ये जो d की वैल्यू निकाली है मैंने, अगर ये एक AP फॉर्म कर रहा है, a से लेकर के b तक, अगर ये एक AP फॉर्म कर रहा है तो इसका फर्स्ट टर्म होगा तो a है, कुछ कॉमन डिफरेंस होगा d, वो कॉमन डिफरेंस ये होगा, ऐसा मैं कह रहा हूँ। मैं क्या कह रहा हूँ, ऐसा मैथ्स कह रही है, ऐसा AP की प्रॉपर्टी खुद कह रही है। AP की लॉजिक लगाया हम लोगों ने, अगर a से लेकर के b के बीच में हम लोगों ने m अरिथमेटिक मीन्स इंसर्ट किए हैं, तो हाउ मेनी टर्म्स विल बी देयर इन दिस AP? m+2। अगर इसमें m+2 टर्म्स हैं तो ये m+2th टर्म होगा, दिस विल बी m+2th टर्म, और अगर ये m+2th टर्म होगा तो t m+2 is equal to b, m+2th टर्म इज b। इसका मैंने एक फॉर्मूला लगा दिया और यहाँ से कॉमन डिफरेंस निकाल दिया। किसी को कॉमन डिफरेंस में कोई प्रॉब्लम? सफल वर्मा ऐसे काम नहीं चलेगा, सफल वर्मा ऐसे काम नहीं चलेगा। आप खुद सोचिए, चलिए ठीक है, मैं अगर आप हर किसी के नेटवर्क इशू का मैं दोबारा ऐसे मैं वैसे ही, तो कई स्टूडेंट्स को वैसे ही बोरियत होती होगी यार, मैं एक ही लाइन 3 बार रिपीट कर देता हूँ। आप कभी काउंट करके देख लीजिएगा, मैं जनरली एक लाइन 2 या 3 बार रिपीट कर देता हूँ। चलो, तो हमको डी की वैल्यू मिल गई। इस AP का A पहले से फर्स्ट टर्म पहले से मालूम था, लास्ट टर्म पहले से मालूम था, हमको एक और जो नहीं मालूम था D, वो भी मिल गया। याद रखिए, अगर किसी AP के बारे में 2 बातें आप जानते हैं तो उस AP को आप ट्रैक कर लेंगे। अगर किसी AP के बारे में किसी भी तरह से आप 2 इन्फॉर्मेशन, आप 10th के सारे सवाल याद कीजिए, आप 11th में अभी NCERT 9.2 देखिए, हर क्वेश्चन में आपको 2 इन्फॉर्मेशन गिवन रहता है।
क्यों क्यों दो इन्फॉर्मेशन दे करके आपसे दो इक्वेशन बनवाएगा, दो इक्वेशन सॉल्व करवा के आपसे ए फाइंड कराएगा और डी फाइंड कराएगा। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कंप्लीटली दो पैरामीटर्स पर डिपेंड करती है, फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी, और दो पैरामीटर्स को, दो अननोन्स को फाइंड करने के लिए हमें दो इक्वेशंस बनानी है। दो इक्वेशंस बनाने के लिए हमें दो बातें मालूम होनी चाहिए, और इस सिनेरियो में हमको दो बातें मालूम थी। फर्स्ट टर्म ए है, लास्ट टर्म बी है, और उसके साथ साथ एक और चीज बता दी गई थी कि इसके बीच में हमने एम अरिथमेटिक मीन्स इंसर्ट। तो अगर हमको दो बातें मालूम थी एक्चुअली, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म मालूम था, ठीक है, और ये भी मालूम था कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे m+2, तो हम इस एपी के बारे में कुछ भी निकाल सकते थे। ये बात, यही वाली बात है कि आप ऐसे क्या कर रहे हैं और क्या आपका ऑब्जेक्टिव है, हम क्यों इसकी थ्योरी कर रहे थे। उसकी थ्योरी हम इसीलिए कह रहे थे क्योंकि जो कुछ भी हमारे दिमाग में था उतनी इन्फॉर्मेशन सफिशिएंट थी एपी को ट्रैक करने के लिए। एपी को ट्रैक करने के लिए मतलब उसका कॉमन डिफरेंस फाइंड करने के लिए, ठीक है। जितनी इन्फॉर्मेशन हमारे पास थी वो इन्फॉर्मेशन सफिशिएंट थी, वो इन्फॉर्मेशन सफिशिएंट थी एपी को ट्रैक करने के लिए। अब देखिए कॉमन डिफरेंस हमारे हाथ लग गया। अब बड़ा सिंपल सा काम है, देखिए क्या ये बोर्ड छूटा है। अच्छा हाँ जी, A1 हमारा सेकंड, अगर A से लेकर के B तक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म करें तो A1 हमारा सेकंड टर्म हुआ। A1 हमारा सेकंड टर्म हुआ। A1 अगर हमारा सेकंड टर्म है तो A1 की वैल्यू आएगी A+D, फर्स्ट टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस, ऑब्वियस बात। और D हमने पहले ही फाइंड कर रखा है, व्हाट इज D? B माइनस A/m+1। A2 सेकेंड अरिथमेटिक मीन कैसे निकलेगा? A+2D। A2 का मतलब कौन, देखिए A2 सेकेंड अरिथमेटिक मीन है लेकिन AP का थर्ड टर्म है। A2 सेकेंड अरिथमेटिक मीन है लेकिन AP का पहला, दूसरा, तीसरा टर्म है, तो थर्ड टर्म क्या होगा? A+2D। A+2 टाइम्स B माइनस A/m+1। A3 क्या आएगा? A+3D। A3 मतलब थर्ड अरिथमेटिक मीन, फोर्थ टर्म ऑफ AP, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, फोर्थ टर्म का फॉर्मूला A+3D। ये A1, A2, A3 डॉट डॉट सो ऑन। इसी तरीके से हम AM लिख सकते हैं। mth, देखिए यहाँ 1 है तो यहाँ 1D आ रहा है, यहाँ 2 है तो यहाँ 2D आ रहा है, यहाँ 3 है तो यहाँ 3D आ रहा है, तो mth में MD आएगा। तो mth अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला हो गया A+m B माइनस A/n+1। सर mth अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला आ गया A+mD, और D का फॉर्मूला था B माइनस A/n+1। बस वही फॉर्मूला नोट करो, पूरी थ्योरी नोट करो। कोई बात ना समझ में आई हो? As you all know that this is the live session of Chandra Bhautik School Mau. This is class 11th mathematics class. Safal Barmadda. सिर्फ आपको रिस्पॉन्सिबल आपको आपके डेडिकेशन को कंटिन्यू करने के लिए, आपकी रेगुलरिटी मेंटेन करने के लिए, आपकी सिंसियरिटी को देखने के लिए लाइव क्लासेस स्कूल ने अरेंज किए, क्योंकि यूट्यूब क्लासेस स्टूडेंट्स रेगुलर नहीं अटेंड कर रहे। कितना भी समझाने पर वही उल्टा सीधा कर रहे हैं सर, पीछे हैं सर। लाइव क्लासेस में आप लोगों की रेगुलर रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, क्लास तो करनी है। अभी कल ही एक स्टूडेंट मुझसे पूछ रहा था कि सर ये जो क्लासेस आप ले रहे हैं ये रिकॉर्ड होंगी और अपलोड होगी। मैंने कहा था कि हाँ ठीक है। अभी थोड़ी सी कुछ दिक्कतें चल रही है मेरे साथ, डिवाइस प्रॉब्लम है कोई, मुझे रिकॉर्डिंग अभी मैं नहीं कर पा रहा हूँ, बट मैं ट्राई कर रहा हूँ पूरी तरह से। तो देखिए रिकॉर्डिंग तो अपलोड होगी इस क्लास में,
मगर आप खुद सोचिए, ठीक है, आप खुद सोचिए कि क्या वो रिकॉर्डेड सेशन देखना, किसी क्लास का रिकॉर्डेड सेशन देखना, आप खुद देखिए, अगर कोई यूट्यूब पर भी आप देखिए, अगर कोई लाइव सेशन चला होता है उसका रिकॉर्डेड सेशन देखना, वो मज़ा नहीं आता है। तो वही बात होगी, कोई मैच हो गया उसका हम हाईलाइट हो गया, कोई मतलब नहीं है। मतलब ठीक है, अगर वाकई आपका छूट गया हो तो फिर बात अलग है, तो आपको देखना ही पड़ेगा रिकॉर्डेड वर्जन। मगर कोशिश यही आपको करनी है कि आप लाइव क्लासेस में रहें, कोशिश आपको यही करनी है कि आप लाइव क्लासेस में रहें। अब मैं दो नंबर्स के बीच में जैसे चाहें वैसे अरिथमेटिक मीन फाइंड कर सकता हूँ। एग्जाम्पल, फाइंड 3 अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन 1 and 2। 1 और 2 के बीच में 3 अरिथमेटिक मीन फाइंड। फाइंड 3 अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन 1 and 2। तो ये हुआ हमारा ए। ये क्या सिनेरियो होगा, ये हुआ ना, ये 3 अरिथमेटिक मीन हुए हमारे A1, A2, A3 और A2। बिल्कुल वैसे ही तो mth अरिथमेटिक मीन देखिए, A1 का फॉर्मूला क्या होगा, A प्लस एम डी। एम की वैल्यू यहाँ कितने अरिथमेटिक मीन इंसर्ट की गई, 3। एम की वैल्यू, ए की वैल्यू 1 है, देखो यार, ए की वैल्यू 1 है, कितने अरिथमेटिक मीन इंसर्ट किए गए, 3, और बी हमारा 2 है। ए एम बी यही 3 है, इसमें 3 वेरिएबल्स हैं। ए की वैल्यू 1 है, एम कितने अरिथमेटिक मीन इंसर्ट किए, 1 2 3, और बी जो है हमारा जो लास्ट वन 2। तो पहला अरिथमेटिक मीन A1 जो हो गया हमारा A प्लस 1D। A1 क्या है, A प्लस बी, बी माइनस ए अपॉन एम प्लस 1। A2 क्या होगा, 2D, 2 टाइम्स बी माइनस ए अपॉन एम प्लस 1। और A3 क्या होगा, सिमिलरली A प्लस 3D हो जाएगा। आई होप इसको तो आप कर लेंगे। A1 की चलो कर लेते हैं, A की वैल्यू 1, बी माइनस ए 2 में से 1 चला गया, A, एम प्लस 1 3 and 1 4, 1 + 1/4 मतलब 5/4। A2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, A2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 + 2 टाइम्स बी माइनस ए करेंगे 1 आएगा अपॉन एम प्लस 1 मतलब 4। ये कैंसिल कर लेंगे, 1/2, 2 1 2 and 1 3/2। A2 की वैल्यू क्या आ रही है, A2 की वैल्यू क्या आ रही है, 3/2। बहुत ध्यान देना। A3 A प्लस 1 + 3 टाइम्स बी माइनस ए मतलब 1 अपॉन एम प्लस 1 मतलब 4। 1 + 3/4, 4 1 जा 4 and 3 7/4। आपकी A3 की वैल्यू क्या आ रही है, आपकी A3 की वैल्यू आ रही है 7/4। ये वो 3 अरिथमेटिक मीन्स हैं जिसको हम 1 और 2 के बीच में इंसर्ट कर सकते हैं। या ये कहें कि अगर मैं 1 और 2 के बीच में इन तीनों को रखूंगा इसी ऑर्डर में, 5/4, 3/2, 7/4, अगर मैं 1 और 2 के बीच में इन तीनों को रखूंगा तो जो नया सीक्वेंस बनेगा वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ही बनेगा। दिस इज द आंसर एंड आई होप आपको ये समझ में आया। करण यादव जरा अपना कैमरा ऑन कीजिए। करण यादव इतना लेट क्यों आपको, मैसेज करके बताइए। मैसेज व्हाई आर यू लेट। हाँ भाई, आई होप आपको थ्योरी समझ में आ गई अच्छे से।
भाई 15 किसको नहीं आ रहा भाई? सफरिंग फ्रॉम फीवर एंड हेडेक। ठीक, कल आप मीटिंग लीव कीजिए और आराम कीजिए क्योंकि क्लास ऑलरेडी ओवर हो चुकी है। लास्ट टाइम में कोई मतलब नहीं है, इतना प्रेशर लेके पढ़ाई नहीं करनी चाहिए। अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो स्लीप करिए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं कर। अगर आपकी तबीयत नहीं ठीक है तो मीटिंग लीव। सर आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग दैट हाउ यू हैव टेकन द वैल्यू ऑफ टी। लो यार, पूरी कहानी खत्म हो गई, तुम फिर से पूछ रहे हो राम सीता कहाँ है? भाई डी, अब तो मैंने पूरी थ्योरी भी ले। विक्रम वर्मा, मैंने डी का एक्सप्रेशन एक जो यहाँ निकाला था, मैंने डी का एक एक्सप्रेशन निकाला था यहाँ पर, ठीक है। डी क्या था? बी है ना, डी का फॉर्मूला था बी माइनस ए अपॉन एन प्लस 1। ये डी का फॉर्मूला था। मैंने लास्ट में यहाँ पर डी की वैल्यू निकाली थी और वहां सबसे पूछा भी था कि क्या ये बात सबको समझ में आ गई। दिव्यम कोई बात नहीं, मैं कोशिश करूंगा कि आज की क्लास रिकॉर्डेड अपलोड हो जाए, आप उसमें देखिएगा, ठीक है। मैं इरेज कर चुका हूँ, मुझे सब कुछ फिर से डिराइव करना पड़ेगा, दैट इज वाई। आप रिकॉर्डेड वर्जन देखिएगा। हाँ भाई, अब अपनी एक्सरसाइज में आ जाओ। कौन सा क्वेश्चन पूछ रहे थे आप लोग? 15 ना? अच्छा ये बता दो मुझको कि 15 16 तब आप लगाएंगे एक बार या मैं लगा दूं सीधे सीधे? अब आप 15 और 16 लगाएंगे या मैं डायरेक्टली लगा दूं फटाफट से? 15 कई लोग पूछ रहे थे, 16 भी एक दो लोगों ने पूछा था। वही बेटर रहेगा, थ्योरी पढ़ने के बाद एक बार आप खुद से ट्राई कीजिएगा। लगाएंगे हाँ, एक बार ट्राई कीजिएगा, नहीं समझ में आए तो मैं तो कहीं भागा जा नहीं रहा। ठीक है, वही बेटर भी रहेगा। मेक श्योर कि आप एक्सरसाइज 9.2 खत्म कर लें। मेक श्योर कि आप एक्सरसाइज 9.2 कंप्लीट कर लें। कल अगर आप क्वेश्चन पूछेंगे 15 16 जो भी आप पूछेंगे, इसको जो डाउट रहेगा, ठीक है, उन क्वेश्चंस को मैं उन क्वेश्चंस को डिस्कस करने के बाद मैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पढ़ाऊंगा। उन क्वेश्चंस को डिस्कस करने के बाद मैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बताऊंगा। चलो कोई नया टॉपिक नहीं शुरू करते हैं, 5 मिनट बातें कर लेते हैं, 5 मिनट बातें कर लेते हैं, ठीक है। अब कुछ नया टॉपिक मैं नहीं पढ़ाऊंगा। अगर किसी को क्लास लीव करनी है तो वो लीव कर सकता है, कर सकती है। और आप लोग अपनी अगर कोई प्रॉब्लम हो किसी भी तरह की, बीइंग योर क्लास टीचर, आप मुझसे कुछ भी शेयर कर सकते हैं। चलिए फटाफट से किसी भी पॉइंट पर पढ़ाई को लेकर के, क्लासरूम ऐप को लेकर के, गूगल मीट ऐप को लेकर के, लाइव क्लासेस को लेकर के, एनीथिंग। Where you will see the recorded version of video। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे गूगल क्लासरूम पर मैं वीडियोस को यूट्यूब पर अपलोड करूंगा और उसकी लिंक गूगल क्लासरूम ऐप पर आज की डेट डाल करके रिकॉर्डेड वर्जन ऑफ क्लास आज की डेट डाल करके मैं अपलोड कर दूंगा। बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा। गुड बाय सफर। एनीवन एल्स? इफ यू हैव समथिंग टू से, अगर आपको अपना कोई मैटर डिस्कस करना हो तो क्या लोग तो आप बात कर सकते हैं, पर नहीं तो क्लास लीव कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। मेक श्योर कि कल आप एनसीईआरटी 9.2 कंप्लीटली लगा करके रखें। जो स्टूडेंट्स पीछे भी चल रहे हैं वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन लगाएंगे, जैसा कि हम लोगों ने पिछले क्लास में प्लान किया था। जो स्टूडेंट्स पीछे भी चल रहे हैं, 3rd चैप्टर पे चल रहे हैं, 4th चैप्टर पे चल रहे हैं, 5th चैप्टर पे चल रहे हैं, कोई मतलब नहीं है, आप उसको कंटिन्यू रखिए, लेकिन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से अपने आप को मेरे साथ चलाइए। बाय। आलोक, श्वेता, आसान्या, रिनी, करण, सर सिर्फ रिकॉर्डेड क्लास यूट्यूब पर आएंगी? यस सूर्यांश भाई, अब सिर्फ रिकॉर्डेड क्लासेस ही यूट्यूब पर आएंगी। बेटर अप्रोच टू सॉल्व एनी क्वेश्चंस। इस तरह का श्रेयांशु में आपकी बात नहीं सुन रहे। व्हाट काइंड ऑफ बेटर अप्रोच टू सॉल्व एनी क्वेश्चन? बाय विनीत, we have to solve all question of exercises in our classwork copy। बिल्कुल डेफिनेटली आप अपनी मैथ्स नोटबुक पर सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, एटलीस्ट एनसीईआरटी तो बिल्कुल सॉल्व करेंगे।
एनसीईआरटी आपको सॉल्व करनी है, और अगर मैंने कोई असाइनमेंट दी है किसी भी चैप्टर में तो आपको वो असाइनमेंट भी सॉल्व करनी है। बाय ओम जी, अंकुर, ठीक है। अपना माइक्रोफोन बंद रखिए, अगर किसी को कोई भी मैटर डिस्कस करना हो ही और शी कैन डिस्कस। बाय। थैंक यू।